जब आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पे आपको लॉर्ड क्लाइव का एक बड़ी सी मूर्ति, एक बड़ा सा स्टैचू मिलेगा। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये पिक्चर मैंने लगाई है, देख सकते हैं ब्राउन कलर की। तो ऐसा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड में बहुत ही सम्मान सुधार। जो लॉर्ड क्लाइव थे, जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल बनकर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कैसे कैसे सुधार किए वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपके सामने मैंने लॉर्ड क्लाइव का पोर्ट्रे लिया आया है, ठीक है, तो आप विजुलाइज कर सके सिचुएशन को एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि जब आप पिक्चर देखते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, भोले भाले से गोले चिट्टे से आपके सामने लॉर्ड क्लाइव खड़े हुए हैं, लाट साहब बनकर, हाथ में डंडी है और एक दूसरे हाथ में एक काली टोपी है, ठीक है, और एक ब्लैक ब्लैक शूज़ पहने हैं। बड़े ठाट बाट से रहते थे यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर ये आए तो इन लोग के जो ठाट बाट थे बिल्कुल चेंज होने लगे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये जो संपदा थी वो तो लूट ही रहे थे, तो उसका असर तो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड क्लाइव थे, तो उन्होंने क्या क्या सुधार करिए। तो देखिए देखिए, जो जब भी जनरल आते थे, जो जो सुधार करते थे, तो इनका जो दोस्तों मेन मकसद होता था, पहली इनकी प्रायोरिटी ये होती थी, अकाउंटेबिलिटी ये होती थी कि किसी तरह से भी हमें कंपनी का फ़ायदा करवाना है, ठीक है। और इनके पीछे इनकी भी गलती शायद नहीं होती होगी, क्योंकि उस समय जैसा उनको वहाँ से ऑर्डर मिलता था इंग्लैंड से, क्योंकि पहले बड़े बड़े जो पूंजीपति थे वो इंग्लैंड में बैठे थे, वो जैसा ऑर्डर देते थे कि वो भेज के कह के भेजते थे कि भैया तुम्हें कंपनी का फ़ायदा करवाना है, और ये वैसी ही पॉलिसीज़ बनाते थे जिससे जो कंपनी है उसका फ़ायदा हो। थोड़ी बड़ी बीच में कर देते थे, जिससे ऐसी पॉलिसी पास करते जिससे हमारा जो कंपनी का फ़ायदे को कुछ नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो जो इनकी पहली अकाउंटेबिलिटी ये थी कि जो लंदन में, ब्रिटिश में जो लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रह रहे हैं, उनको खुश रखना था, ठीक है। तो उनके जो सुधार भी होते थे उन्हीं की तरफ होते थे, कंपनी के फ़ायदे के लिए होते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपने लॉर्ड क्लाइव की फ़ोटो को तो देख ही लिया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। जब मई 1765 ईस्वी में क्लाइव 5 साल के बाद हिंदुस्तान पहुंचा तो बंगाल में हालत बहुत शोचनीय थी, ठीक है। ये पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि बंगाल पे अधिकार किया था लॉर्ड क्लाइव की ही वजह से हुआ था, ठीक है। तो फिर से इसको जब बाहर भेज दिया गया था फिर से इंग्लैंड, मगर फिर से इसको 5 साल बाद बुला दिया। कब ये आए हैं? 1765 ईस्वी में क्लाइव 5 साल के बाद हिंदुस्तान पहुंचा तो बंगाल की हालत बहुत शोचनीय थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, यहाँ पे भूखमरी थी। कंपनी के वर्कर कारोबारी और प्रशासनिक मामलों में बहुत जुल्म कर रहे थे। बंगाल इस वक्त खराब पॉलिसी और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ था, जिससे कंपनी का संचालक मंडल भी फिक्रमंद था। मतलब जो कंपनी को ऑपरेट करते थे वो भी काफ़ी फिक्रमंद थे, क्योंकि उनके जो निचले वर्कर्स थे उनमें काफ़ी लूट घसूट हो रही थी, ठीक है, वो भी काफ़ी भ्रष्टाचार मचा रहे थे। तो जो कंपनी के बड़े ओहदे पर थे वो भी इस जो सिचुएशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, उससे ज़्यादा चिंतित थे। दोबारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक। अब देखिए हुआ था, इसलिए उन्होंने क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इसलिए क्लाइव के सामने एक मुश्किल काम था।
वह भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था और कंपनी के वर्कर्स के पूरे निजी कारोबार को खत्म करना चाहता था। यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो अपना निजी कारोबार करने लगते थे, वो अपना प्राइवेट में भी साइड बिजनेस, आप कहते नहीं ऐसी साइड इनकम, तो यहाँ पर लेते थे। वो कंपनी का माल ही थे, मगर कंपनी के माल में से थोड़ा वो निकाल लेते थे और उससे अपना निजी कारोबार भी करते थे, जिससे जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। ठीक है, अब भैया सीखेंगे कहाँ से? वो देखेंगे तो अपने देश ही से। जिस तरह से देश के लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के कानून बना रहे हैं, नवाब को हटा दिया, तो भैया वर्कर्स भी तो कैसा काम करेंगे भैया, जैसे बड़े वैसे ही छोटा भी काम करेंगे। तो वो तो लाजमी था। हालांकि उसकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि नवाब और उसकी आवाम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी की राज पॉलिसी को हुकूमत को बनाए रखा जाए। ठीक है, मतलब कंपनी की राजनीति और उसकी हुकूमत को बनाए रखा जाए। हालांकि उसने ज़रूरी सुधार किए जिनका वर्णन कई तरह से किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें से पहला है आपका सिविल सुधार। क्या सिविल सुधार करे वो भी देख लेते हैं। क्लाइव ने शासन के ढांचे में सुधार करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से बहुत से सिविल सुधार किए। तोहफे और नजरानों जो कि कंपनी के वर्कर प्राप्त कर रहे थे, घूसखोरी से कम नहीं थे। अंग्रेज अधिकारियों का निजी कारोबार कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसके अलावा कंपनी के वर्कर्स की तनख्वाह बहुत कम थी। ये सब चीज़ें उसने देखी। लॉर्ड क्लाइव जब आया उसने देखा तो भैया घूसखोरी बहुत है, और घूसखोरी भी कैसे? घूसखोरी पैसों में नहीं होती थी। वहाँ पे एक बड़ा के बेशकीमती से एक राजभगियों को दे दी जाएगी, ठीक है, या तो उनको एक छोटी सी जागीर दे दी जाएगी, एक घर दे दिया जाएगा। तो ये सब उनको तोहफे के रूप में दे दिया था। भैया देखिए, जैसे देखते नहीं कहीं जाते, ये लीजिए मिठाई, जैसे जाते हैं आप, बड़े बड़े लोग होते हैं, जब उनको घूस देनी होती है तो वो एक मिठाई का डब्बा लाते हैं और साथ में थोड़े पैसे भी लाते, तो कहते हैं देखिए मिठाई। तो वैसे ही एक तरह से तोहफे वाला सिस्टम था उस समय में, जो कि एक घूस की तरह इस्तेमाल करा जाता था। ठीक, इसके अलावा निजी कारोबार भी वो अपना कर रहे थे। ठीक, और देखा जो निचले वर्कर्स थी उनकी जो आय थी, उनकी जो सैलरी थी बहुत कम थी। तो ये कुछ फ्लॉज देखे लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक, अब उसके बाद उसको इसका समाधान करना था। ठीक है, उसको रिजॉल्व करना था इस प्रॉब्लम को। तो इसके अलावा कंपनी के वर्कर्स की तनख्वाह बहुत कम थी और ये भ्रष्टाचार का एक सबल कारण था। इन इसलिए इन बुराइयों के सुधार के लिए क्लाइव ने कई कदम उठाए। कौन से कदम उठाए देखते हैं। उसने कंपनी के पूरे वर्कर्स को लिखित वचन देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने लिखित पर उन्होंने पेपर्स पे सबसे साइन करवाया कि लिख के दो कि अगर पकड़े जाओगे तो तुम ये सज़ा होगी और तुम अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्लाइव ने कंपनी के वर्कर्स को हुक्म दिया कि वे निजी कारोबार ना करें, क्योंकि इससे नवाब और कंपनी की आय को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। क्लाइव ये महसूस करता था कि कंपनी के वर्कर्स कम तनख्वाह के कारण ही भ्रष्टाचार के लिए मजबूर हैं। इसलिए उसने इंग्लैंड में बसे अधिकारियों को वर्कर्स के तनख्वाह बढ़ाने की स्वीकृति देने के लिए लिखा। ठीक है, लेकिन स्वीकृति मिल ना सकी, मतलब उनकी जो सैलरी थी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्लाइव ने तो कोशिश की, मगर वहाँ के जो अधिकारी, जैसे हमने बताया ना, वहाँ जो अधिकारी बैठे रहते, बड़े बड़े जो पूंजीपति बैठे रहते थे, वही ऑर्डर देते थे। और भैया वो आके यहाँ पर ऑर्डर करते थे। ठीक है, जो बिहाइंड द सीन गेम उन लोग चलाते थे। तो इसलिए उसने एक सोसाइटी बनाकर उसे नमक, तंबाकू और सुपारी के कारोबारी का एक अधिकार सौंप दिया। इस सोसाइटी को जितना फायदा होगा होगा कर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों में विभाजित कर दिए जाने की व्यवस्था थी। हालांकि छोटे अधिकारियों को इसमें हिस्सा लेने की मनाही कर दी गई। जो छोटे व्यापारी थे वो इसमें नमक, तंबाकू और सुपारी के कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये पॉलिसी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने, देखिए, कंपनी के संचालकों को क्लाइव की ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। जो कंपनी को चला रहे थे उनको ये पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी की जगह पर अपने अधिकारियों को प्रांतीय आय में से निश्चित कमीशन देना तय किया। ठीक है, कि तुम जितना अच्छा काम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो ये उन्होंने पॉलिसी अपनाई।
सैनिक सुधार, अब सैनिक सुधार उन्होंने कौन से करे? बक्सर की जंग में जीत हासिल कर लेने से कंपनी की ज़मीन में विस्तार हो गया था, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो काफ़ी इन लोग को जागीरें मिल गई, काफ़ी ज़मीनों पर इन्होंने अधिकार कर लिया, तो इनका जो कंपनी का विस्तार था वो भी बढ़ गया। मराठों के हमलों का डर हमेशा ही बना रहता था। जो मराठे थे वो भी हमला करा करते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये जो हैं ये विदेशी हैं, यहाँ पर ये कब्जाना चाहते हैं। ठीक है, वो भी इनकी नीयत को समझ गए थे। इसके अलावा शांति के वक्त में भत्ता देने की प्रथा चल रही थी। ये प्रथा कर्नाटक की जंगों के वक्त से कर्नाटक में शुरू हुई थी, जबकि भत्ते की अदायगी नवाब मोहम्मद अली के ज़िम्मे थी। बंगाल में ये प्रथा के जंग के दिनों में शुरू हुई थी। हालांकि पहले तो भत्ते की अदायगी बंगाल के नवाब के ज़िम्मे थी, फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद ये भार अब कंपनी के कंधों पर आ पड़ा। इसलिए क्लाइव ने फौज में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए। देख सकते हैं ये है फौज अंग्रेज़ों की। ठीक, काफ़ी ज़्यादा अनुशासित थी, आप ये कह सकते हैं। एक बड़ा कारण ये था अंग्रेज़ों का यहाँ पर जितना कि जो उनकी जो फ़ौज थी वो काफ़ी ज़्यादा अनुशासित थी, उनके पास अच्छी क्वालिटी के हथियार थे, वो अच्छे से गन चलाना जानते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसने कंपनी की कुल फौज को 3 ब्रिगेडों में बांट दिया। हर एक ब्रिगेड में एक टुकड़ी यूरोपीय पैदल फौज, एक पैदल फौज होती थी, एक कंपनी तोपखाने की, एक टुकड़ी रसाले की मतलब रसद को लाती थी, और 6 बटालियन सैनिकों की थी। एक ब्रिगेड को मुंगेर, दूसरी को बांकीपुर और तीसरी को इलाहाबाद में नियुक्त कर लिया गया। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह की कुछ फोटो आप देख सकते हैं, पिक्चर। इसमें इस तरह की सेना होती थी, उसमें थोड़े बहुत ऊँट भी शामिल होते थे। क्लाइव ने शांति के वक्त में भत्ता देने की प्रथा बंद कर दी, क्योंकि अब तो जिम्मा किस पे था? कंपनी को देना पड़ता। तो उन्होंने क्या करा, भत्ता अत्ता भैया हम नहीं देंगे, ये तो नवाब का चलन था, हम नहीं देंगे। तो इन्होंने साफ तौर से अपने हाथ खड़े कर लिए, अपना पल्ला झाड़ लिया। बड़े चालाक थे इन लोग। सैनिकों को इसकी अदायगी जारी रही। इस सुधार के नतीजे में सर रॉबर्ट फ्लेचर के नेतृत्व में एक बगावत उठ खड़ी हुई। लेकिन अब उनको भत्ता मिलना चाहिए था जो सैनिक थे, मगर अब क्या हुआ, वहाँ पर जो एक सैनिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट फ्लेचर के नेतृत्व में एक बगावत उठ खड़ी हुई कि भैया भत्ता तो मिलना चाहिए। लेकिन क्लाइव ने इसको सख्ती से ख़त्म कर दिया। उसने बगावत के नेता को इंग्लैंड भेज दिया और बचे हुए विद्रोहियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए, मतलब इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी प्रेसिडेंसियों ने नए आदमी उनके जगह पर भर्ती कर लिए। देखिए दोस्तों, उस समय जो प्रेसिडेंसी होती थी यहाँ पर, जैसे वो देखते एम्बेसी, ठीक है, हर एक देश की एम्बेसी होती थी। वैसे यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी हर राज्य में इंडिया में अपनी एम्बेसी बना के रखी थी, जिसको उस समय प्रेसिडेंसी कहते थे। तो प्रेसिडेंसी क्या करती थी, सारे जो बड़े बड़े राजनीतिक मामले थे वो डिसाइड करती थी, वहाँ से जाती थी खबरें और वहीं पे आती थी। ठीक, उनकी जगह पर भर्ती कर लिए गए। क्लाइव ब्रिटिश सल्तनत की बुनियाद रखने वाला, देख रहे हैं। तो क्लाइव को कह सकते हैं उसने बहुत सारे काम करे, उसने यहाँ पर सत्ता स्थापित करने में अंग्रेज़ों की बहुत मदद करी। इसी मारे दोस्तों जब आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉर्ड क्लाइव का एक बड़ी सी मूर्ति, एक बड़ा सा स्टैचू मिलेगा। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये पिक्चर मैंने लगाई है, देख सकते हैं ब्राउन कलर की। तो ऐसा था। तो लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड में बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखते हैं, सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश लंदन इतना ज़्यादा समृद्ध है, इतना ज़्यादा ताकतवर है, इस लिविंग और स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा ऊंचा है लोगों का, इसमें ये जो लॉर्ड क्लाइव है इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक नज़रों से इंग्लैंड में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, चलिए देखते हैं इस पे भी। आधी तारीखकार क्लाइव को ब्रिटिश सल्तनत की बुनियाद रखने वाला बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश सल्तनत की यहाँ पे उन्होंने बुनियाद रखी भारत में। अगर हम क्लाइव के पिछले कामों का जायज़ा लें तो ये मत सच है, ये बिल्कुल सच है कि वो यहाँ पर बुनियाद रखने वाला है। कैसे?
अल्फ्रेड के मुताबिक, यहाँ पे एक अल्फ्रेड एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं हिंदुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत की स्थापना के लिए अंग्रेज लोग दूसरी सभी लोगों की अपेक्षा क्लाइव के ही कर्जदार हैं। ये कहना है अल्फ्रेड के मुताबिक कि हम क्लाइव के ज़्यादा कर्जदार हैं बनिस्बत दूसरे गवर्नर्स के, जो शाही, साहसी और कभी ना थकने वाला आदमी था। क्लाइव की कई कामयाबियों उसे बुनियाद रखने वाला साबित करने के लिए काफ़ी है। जैसे अरकाट की जीत, यहाँ अरकाट की जीत में पता चलता है कि किस तरह से अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करा क्लाइव ने अपनी चतुराई का कला इस्तेमाल करा। अगर क्लाइव ने अरकाट की जीत प्राप्त नहीं की होती तो मुमकिन था कि हिंदुस्तान में अंग्रेज की जगह पर फ्रांसीसियों को प्रभुसत्ता स्थापित स्थापित हो जाती। एक जाट की जीत के संबंध में एक तारीखकार ने लिखा है, जब फ्रांसीसी और चांदा साहब मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के में घेरे हुए थे। ठीक है, जब फ्रांसीसी और चांदा साहब मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली में घेरे हुए थे और अंग्रेज चिंतित थे, उसी वक्त क्लाइव ने मद्रास काउंसिल का ध्यान कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर हमला करने की तरफ आकर्षित किया, जिससे पासा पूरी तरह पलट गया। मतलब जो पूरा जो गेम था बिल्कुल वो चेंज हो गया, जो जीत थी वो अंग्रेज़ों के पाले में आने लगी का फैसला किया और इस तरह से जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए। प्लासी की जीत, अब प्लासी की जीत हुई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीत थी। इससे भी काफ़ी यहाँ पर जो अंग्रेज़ों थी उनके जो कदम थे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए। प्लासी की जीत भी क्लाइव की होशियारी और दूरदर्शिता का नतीजा थी। एक विद्वान ने इसे जंग नहीं बल्कि एक तरह का समझौता मानते हुए लिखा है, प्लासी का युद्ध एक समझौता था, ना कि युद्ध। ये एक समझौता था और इसकी सारी कामयाबी का क्रेडिट क्लाइव को ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्लासी का युद्ध की जो जीत की क्रेडिट था वो किसको देना चाहिए? क्लाइव को देना चाहिए। शाह आलम से संधि, ठीक है, शाह आलम जो कि पहले सिराजुद्दौला के साथ लड़ रहा था। बक्सर की जंग के बाद क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की, जिसकी वजह से अंग्रेजी कंपनी को हिंदुस्तान में एक मजबूत राजनीति, राज पॉलिसी और आर्थिक सुधार प्राप्त हुआ। हकीकत में इस संधि ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया, जो प्लासी की वजह से नहीं कर पाए थे, इस संधि ने उनको पूरा कर दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्लाइव के कामों का जायजा लेते हुए लिखा है, कंपनी को एक कारोबारी संस्था से प्रशासनिक संस्था के रूप में बदलने का सबसे ज़्यादा क्रेडिट क्लाइव को ही जाता है। ये कहते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्लाइव की काम प्रणाली और संगठन ताकत का ये फल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी समकालीन दूसरी कंपनियों के ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित कर सके। उस समय कई कंपनियां थी, फ्रांस की भी कंपनियां थी, डच की भी कंपनियां थी और पुर्तगालियों की भी कंपनी थी। मगर ये क्लाइव की कूटनीति थी, उसकी चतुराई थी कि उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पर जो कंपनियां थी उसको किनारे कर दिया, उन सब की वाट लगा दिया, आप कह सकते हैं। हकीकत में क्लाइव की जीत महान नहीं थी, बल्कि उसके ज़रिए काफ़ी संधियों और समझौतों के कारण ही हिंदुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत की स्थापना हुई। ये दोस्तों है पोर्ट्रे, आप जो देख रहे हैं सामने, जो तेल लगा के बिल्कुल मांग बनाकर सामने बिल्कुल हैंडसम से आदमी बैठे हैं, ये हैं दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इसी तरह लॉर्ड कर्जनन ने भी कहा था, क्लाइव अंग्रेज जाति के महान आत्मा वाला आदमी था। वह उन ताकतों में से था जो इंसानियत की किस्मत को बनाने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए। कौन कह रहे हैं? ये लॉर्ड कर्जन। ये दोस्तों देखिए, ये पोर्ट्रे है लॉर्ड कर्जन का, ये उनकी असली तस्वीर है, ये बाद में आए हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड क्लाइव के बाद में ये गवर्नर जनरल बन के आए, उससे पहले के नहीं थे। ठीक है, तो उस समय कैमरा था तो इनकी तस्वीर जो थी वो खींच ली गई। ठीक, तभी मतलब जो कैमरा है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करा है, बिल्कुल सूट वूट पहन के बैठे हैं कि भैया किसी तरह से भी ख़राब तस्वीर नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
तो देखिए, तो इन सब को देखते हुए आप देख सकते हैं कि अंग्रेज क्यों ब्रिटिशर्स जो हैं इतना ज़्यादा उनको चाहते हैं लॉर्ड क्लाइव को, और उतना देखिए इनका पुतला भी बनवा के रखा है, ठीक है, ये फ्रंट फोटो। ठीक, तो कभी आप लंदन जब जाइए तो लॉर्ड क्लाइव को पुतले को ज़रूर देखिएगा। ठीक, नतीजा इन सब बातों से और क्लाइव के कारनामों के आधार पर क्लाइव को हिंदुस्तान में ब्रिटिश सल्तनत की बुनियाद रखने वाला मानना बिल्कुल सही होगा। उसने हिंदुस्तानी ताकतों को काबू कर हिंदुस्तानी कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाकर हिंदुस्तान में कंपनी की सल्तनत की स्थापना का रास्ता मजबूत किया। तो ये दोस्तों था जो लॉर्ड क्लाइव थे उनके सुधार। ठीक, तो ये पूरी थी वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई कमी रह गई हो, और ऐसी ही आप और वीडियोस चाहते हैं फ्यूचर में, सो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते